हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं के परिवार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि संख्याओं का भी एक बहुत ही लंबा चौड़ा परिवार होता है जिनमें कई सदस्य हैं और इनके कुछ सदस्य तो ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षकों को भी कंफ्यूजन में डाल रखा है। तो आइए बात करते हैं इनके सदस्यों के बारे में। इस परिवार का जो पहला सदस्य है जिसे हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, जहाँ से हमारी गिनती या संख्याओं का आविष्कार हुआ था। गिनती के लिए प्रयुक्त अंक या संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं और इनका एग्जाम्पल है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। एक कॉमन मिस्टेक्स जो कि लगभग किया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या शून्य नहीं बल्कि एक है। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जहाँ से हमारी गिनती का आविष्कार हुआ था, तो वो लोग उस समय शून्य का आविष्कार नहीं जानते थे। उन्होंने 1 2 3 4 गिनना स्टार्ट किया था। शून्य का आविष्कार बाद में हुआ था। इसलिए हमारी सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है, जो नेचुरल नंबर्स है, वो केवल 1 है, शून्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो इसके सदस्य हैं वो है पूर्ण संख्या। जब आदिकाल के लोगों को यह महसूस हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं से हमारी पूरी गिनती संभव नहीं है, पूरी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो उन्होंने एक ऐसे नंबर की आवश्यकता महसूस की जिसमें जीरो भी शामिल हो, क्योंकि प्राकृतिक जो संख्याएं थीं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जाके अटक गई। इसके बाद अगला अंक या अगली संख्या क्या लिखें, तो उसके लिए उन्होंने आवश्यकता महसूस की कि कोई एक ऐसा संकेत मिले जिससे हमारी अगली संख्या बने। तो वो संकेत के रूप में हमको मिला जीरो। इसलिए कहा जाता है कि भारत में ही जीरो की खोज हुई थी, भारत ही जीरो का खोज करता है। तो जब इस पूर्ण संख्याओं के समूह में 1 2 3 4 आगे 9 तक के अंकों के समूह में जब हमारा जीरो शामिल हो गया, तो हमारी संख्या लगभग पूर्ण हो गई और इसीलिए इसे कहा गया था पूर्ण संख्या। आप पूर्ण संख्या यहाँ तक देख लीजिए। आप पूर्ण संख्या इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो 10 अंक अब आपको मिल गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो 10 अंक हैं, इन 10 अंकों के साथ आप कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इन अंकों के अलावा कोई और भी अंक प्रयुक्त नहीं होते हैं संख्याओं को लिखने के लिए। इसीलिए जैसे ही प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल हुआ, वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाने लगी। तीसरी जो बात आती है पूर्णांक की। जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या का समूह मतलब जीरो से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं थीं, कुछ समय बाद ऐसी आवश्यकता महसूस होने लगी कि अब कहीं लेन देन में माइनस की बात आने लगी, ऋणात्मक चीजों को लिखने की बात आने लगी। तब यहाँ पर जाकर ऋणात्मक संख्याओं का आविष्कार हुआ था। और जब ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं आपस में मिल गईं, तो बना क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्ण अंक, वो पूरे पूरे अंक हैं, चाहे तो वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो। मतलब ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण अंक मिलकर क्या बने? पूर्णांक संख्या बनी। एक कॉमन मिस्टेक यहाँ पर यह होती है और अक्सर प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या या सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे ही आप संख्या रेखा पर माइनस की ओर जाएंगे तो संख्याएं धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, इस तरह से संख्याएं छोटी होती जाएंगी और अनंत जो होगी वो माइनस अनंत जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी। और सबसे बड़ी अगर पूर्णांक की बात करें तो वो प्लस अनंत होंगी, क्योंकि माइनस अनंत और प्लस अनंत कोई अ, एक संकेत नहीं है, हम इसको संकेतों में नहीं लिख सकते। इसलिए यहाँ ये कहना बेहतर होगा कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होती ही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम चौथे सदस्य की बात करें तो वो है भिन्न संख्या, जिसे आप बटे के रूप में भी जानते हैं। जब किसी संख्या को a बटे b के रूप में लिखा जाता है, जहाँ b डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब b का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। यहाँ ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/8 इस तरह की संख्याएं हैं। और इसी का एक दूसरा रूप है दशमलव संख्या। जब किसी संख्या को दशमलव बिंदु के साथ लिखा जाता है तो उसे दशमलव कहते हैं, जैसे 0.5, 0.75, 0.125। यहाँ पर आप एक चीज ये देखेंगे कि भिन्न और दशमलव सिर्फ एक दूसरे को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। एक ही संख्या को भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए 1/2 का जब हम दशमलव निरूपण करेंगे तो हमको मिलेगा 0.5, 3/4 मतलब 0.75, 1/8 मतलब 0.125। यहाँ 1/2 का मतलब क्या है? 1/2।
तो इस तरीके से भिन्न से दशमलव में संख्याओं को बदला जा सकता है, अर्थात भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में आसानी से लिखा जा सकता है। अगला जो प्रकार है वो है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें a बटे b के रूप में सॉरी अगला जो हमारा प्रकार है वो है अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें a बटे b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, साथ ही जिसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए करनी में 2, 1.4157 अपरिमेय संख्याओं के रूप में एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक वाली जो चीज़ है, लोग करनी को देखते ही बोल देते हैं कि संख्या अपरिमेय है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप करनी में 4 लिखें तो इसका मान 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो सिर्फ करनी कह देने से संख्याएं अपरिमेय नहीं हो जाती। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक, आपको ये मालूम है कि पाई बराबर 22/7 होता है। आपको मालूम है कि पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है। यहाँ आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि पाई बराबर 22/7 भले ही होता है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय संख्या है। तीसरी सबसे बड़ी बात, सबसे छोटी या सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि हर दो अपरिमेय संख्याओं के बीच असंख्य अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बड़ी होगी या कौन सी अपरिमेय संख्या छोटी होगी। नेक्स्ट आते हैं हम परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके, साथ ही दशमलव निरूपण शांत तथा आवर्ती हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसके जस्ट पिछले में हमने ये बताया था कि अपरिमेय संख्या मतलब करनी वाली संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, पहला चीज ये। दूसरा चीज, उनका दशमलव निरूपण कैसा होना चाहिए, अशांत अनावर्ती, मतलब 4.26781 एंड सो ऑन, ये चलता जाए और कभी भी रिपीटेड ना हो, तो वो अपरिमेय है। लेकिन अगर कोई संख्या हमें ऐसे मिले जिसका दशमलव निरूपण शांत हो जाए मतलब 2.5 के बाद खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, या फिर ऐसा मिले 1.666 कंटिन्यू 666 मिलता चला जाए आगे, इस तरीके का मिले, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिनका दशमलव निरूपण शांत हो या फिर आवर्ती हो। परिमेय संख्याओं के बारे में भी यही एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी परिमेय संख्या बड़ी या छोटी नहीं होती, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ याद रखना है, और ये बात जानकर आपको हैरानी भी होगी कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 0/1, 0/2, 0/3 या 0/8 इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि a/b के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगला जो हमारा प्रकार है वो है वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर दिखने वाली सभी संख्याएं, चाहे वो प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो, दशमलव हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, अभी तक हमने जितने भी प्रकार की संख्याएं, क्लियर है, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी वास्तविक संख्या भी नहीं होती। क्योंकि जब हमने बात की अभी संख्या रेखा की, तो आपको मैं बताऊं संख्या रेखा हमारी कैसी होती है। हमारी जो संख्या रेखा होती है, ये हमारी संख्या रेखा होती है। यहाँ पर 0, इधर धनात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्याएं, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे तीर का चिन्ह लगा होता है। मतलब हमारी संख्या रेखा माइनस की ओर और प्लस की ओर अनंत तक जाती हैं। जब अनंत तक जाती हैं, तो जैसे ही अनंत शब्द आ गया, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि संख्याएं बड़ी हैं या फिर छोटी हैं, क्योंकि अनंत अपने आप में कोई प्रतीक नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी या सबसे छोटी वास्तविक संख्या नहीं होती है। अगला जो हमारा प्रकार है काल्पनिक संख्याएं। कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, और उन संख्याओं का इकलौता पहचान है कि करनी के अंदर वो संख्याएं ऋणात्मक होंगी, या तो फिर किसी भी अंक के साथ अगर आई लिखा हो, जिसे हम आयोटा भी कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याओं का इस्तेमाल आपको ऊंची क्लासों में मिलेगा। अभी 9वीं 10वीं तक ऐसी संख्याएं आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे ही आप 11वीं से जाएंगे, आपको ये काल्पनिक संख्याएं देखने को मिलेंगी। और इस परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है और मुखिया है, वो है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या वह संख्या होती है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं होते हैं। इनका जो सामान्य रूप है वो है a+ib, जहाँ जहाँ a जो है वास्तविक संख्या है,
बी जो है वो काल्पनिक संख्या का गुणांक है और आई की जो वैल्यू होती है वो करनी में -1 होती है, जिसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं। और संख्याओं का सबसे बड़ा सेट जो है वो सम्मिश्र संख्या होती है। अगली जो हमारी प्रकार है सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए और शेषफल शून्य बचे, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। इसका जो सामान्य रूप होता है वो 2k के फॉर्म में होता है, मतलब 2 के गुणांक के रूप में होता है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे है 2, 4, 12, 128 कुछ भी। सम संख्याओं की इकाई का अंक सदैव सम होता है। सम मतलब 2, 4, 6 या 8 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2 और पूर्ण संख्या 0 है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि 2 से तो 0 छोटा है, तो सबसे छोटा 0 क्यों नहीं? यहाँ पे शब्दों को देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक सम, तो प्राकृतिक संख्या में तो 0 शामिल ही नहीं है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2 है। और पूर्ण संख्या में चूंकि 0 शामिल है, तो अगर हम पूर्ण सम संख्या की बात करें तो वो शून्य होगा। पूर्णांकों में अगर हम सबसे छोटी और बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वो निश्चित नहीं है, क्योंकि पूर्णांक -अनंत से +अनंत तक होते हैं। अगला हम बात करते हैं विषम संख्या की। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो और शेषफल कुछ न कुछ बचे, विषम संख्या कहलाती है। इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है 2k+1, मतलब 2 के गुणांक के साथ कोई संख्या और उनमें एक जुड़ा हो तो वो विषम संख्या कहलाएगी। विषम संख्याओं की इकाई का अंक सदैव 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या 1 और सबसे सबसे छोटी जो है प्राकृतिक विषम संख्या जो है वो 1 होगी। और सबसे बड़ी जो है ऋणात्मक की बात करें, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या वो -1 होगी। लेकिन इनमें भी सबसे बड़ी या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी या सबसे छोटी विषम संख्या नहीं होती है। एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दूं कि 12.6 सम है कि विषम, मैंने अभी आपको बताया था कि आप अंकों को देखकर बता देंगे कि सम है कि विषम। इकाई के अंक चूंकि 6 है इसलिए ये सम है। गलत। यही कॉन्सेप्ट गलत होता है। एक्चुअल में सम या विषम जो है वो केवल पूर्णांकों पे लागू होते हैं, भिन्न या दशमलव वाली संख्याओं पे लागू नहीं होते। संख्याओं का एक और महत्वपूर्ण प्रकार भाज्य संख्या, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जैसे कि यहाँ लिखा है 4, सिर्फ इसकी परिभाषा में एक शब्द और लिखा है, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या। मतलब भाज्य और अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लागू होंगी, ऋणात्मक के लिए नहीं होंगी, दशमलव के लिए नहीं होंगी, भिन्नात्मक संख्याओं के लिए नहीं होंगी। जिनके 2 या 2 से अधिक गुणांक होते हैं, जैसे कि 4, 4 के गुणनखंड की अगर हम बात करें तो 4 का गुणनखंड होगा 1 गुणा 4, 2 गुणा 2 और 4 गुणा 1। मतलब इसके 3 गुणनखंड हैं, 1, 2 और 4। यहाँ पे 3 गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 ही होती है। सबसे लास्ट में हम आते हैं ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, पहला तो 1 हो और दूसरा वो संख्या खुद हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, 1 नहीं है। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 2 होगी। 2 के केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 गुणा 2 और 2 गुणा 1, बस। यानी कि इसके 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 2, वो संख्या खुद। उसके अलावा इसके कोई भी गुणनखंड नहीं है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। अब बात आती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 क्यों नहीं है? तो 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए 1 जो है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आपकी संख्याओं के प्रकार जो हैं, इस तरीके से ये सारे सदस्य यहाँ कंप्लीट होते हैं। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रखना चाहूँगी कि 0 जो है इन सभी सदस्यों में से किस सभी परिवार के जो भी सदस्य हैं, किस सदस्य का हिस्सा है 0? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।